हेलो फ्रेंड्स, पीके बॉस कंपटीशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नए आर्टिकल के साथ शुरुआत करेंगे और ये आर्टिकल जो है रिलेटेड है कि क्यों रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट इतना गिर रहा है, वाई रुपी हैज़ ए वीकेनिंग वाइस। ये आर्टिकल जो है संडे को छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन चूँकि ये अच्छा लगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल पेज पर नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी इसमें इंफॉर्मेशन है। ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसीलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि वाई रुपी हैज़ ए वीकेनिंग वाइस। वीकेनिंग मतलब जानते हैं कमज़ोर होता है, तो ये क्यों मतलब वीकेनिंग वाइस रहा है रुपये का डॉलर के अगेंस्ट। तो यहाँ आर्टिकल के अनुसार द रुपी ओपनड ऑन फ्राइडे को जो था ओपन हुआ था आर्टिकल 79.40 पर, इतना पर ओपन हुआ था। उसके बाद क्लोज हुआ इट क्लोज एट 79.6, ए 50 पैसे राइज ओवर थर्सडेज क्लोजिंग ऑफ 79.76। तो इतना पर ओपन हुआ फ्राइडे को और ये क्लोज हुआ था 79.26 पर। ये फ्राइडे को क्लोजिंग इतना पर हुआ, जबकि थर्सडे का जो क्लोजिंग था वो 77.76 था। तो हम देख रहे हैं इस दोनों में कितना का डिफरेंस है। इस दोनों में 50 पैसा का डिफरेंस है। फ्राइडे को जो क्लोजिंग है वो 79.26 पैसा है और थर्सडे का जो क्लोजिंग है वो 79.76 है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 50 पैसा मजबूत हुआ है, मतलब जितना घटेगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पर मजबूत हुआ है 50 पैसा। और आर्टिकल में मेंशन है दिस वाज द शार्पेस्ट राइज इन 15 मंथ्स। तो 15 महीने में पहली बार इतना तेज़ी से जो है रुपया डॉलर के अगेंस्ट बढ़ा है। ओनली ए वीक एगो द रुपी हैड हिट 80 टू ए डॉलर। तो कुछ ही सप्ताह पहले की बात है कि एक डॉलर का जो कीमत है वो 80 रुपया हो गया था। मीनवाइल द यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड 0.9 इन द जून क्वार्टर फॉलोइंग ए 1.6% ड्रॉप इन द मार्च क्वार्टर। तो दोनों सक्सेसिव क्वार्टर जो है, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर है, उसमें यूएस यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी श्रिंक हुई है। पहले जो है जून क्वार्टर में 0.9% और फिर जो है 1.6% का ड्रॉप है। फिर मार्च क्वार्टर में 1.6% का ड्रॉप है मार्च क्वार्टर में। तो जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी श्रिंक करती जा रही है तो उसके पास बहुत कम ऐसा चांस है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है, फेडरल बैंक जो है, तो ऐसा बहुत कम चांस है कि अब वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा पाए। एज द यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स द फेड्स, वही फेडरल बैंक जो है, एबिलिटी टू कीप रेजिंग रेट्स जो विच इट हैज़ डन टू टेम रन अवे इन्फ्लेशन इन द यूएस। तो पहले ऐसा उन्होंने किया था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, लेकिन अब बहुत कम चांस है कि वो ऐसा कर पाएंगे, बहुत लिमिट चांस है। दिस कुड हैव गिवन ए फ्लिप टू द रुपी। तो ऐसा इससे रुपये को भी एक फ्लिप मिला, मतलब एक सपोर्ट मिला, क्योंकि यूएस इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अपना इंटरेस्ट रेट वहाँ की सेंट्रल बैंक नहीं बढ़ा पाया है, इससे एक रुपया को फ्लिप मिला। तो हो सकता है कि 50 पैसा मजबूत हुआ। वाइल दिस में ब्रिंग चीयर टू द मार्केट्स, it is important to look at different factors that had pushed the rupee to a record low of 80 to a dollar। तो इससे मार्केट में चेरिस तो आएगा, थोड़ी सी प्रसन्नता होगी। भले ही 50 पैसा मजबूत हुआ, लेकिन जहां अरबों खरबों का लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां 50 पैसे भी बहुत मायने रखता है। तो मार्केट में एक चीयर तो आएगा, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि बहुत सारा फैक्टर्स है जो एक जो रुपये को डॉलर के अगेंस्ट इतना रिकॉर्ड लो पर ले गया, मतलब $1 बराबर 80 रुपीज़ हो गया। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं, तो इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसी आर्टिकल में है इंक्रीजिंग ऑयल गोल्ड इंपोर्ट्स। तो ऑयल का इंपोर्ट्स इधर बढ़ा है, गोल्ड का भी इंक्रीजिंग ऑयल गोल्ड इंपोर्ट्स, दोनों का इंपोर्ट्स बहुत बढ़ा है। ऑयल एंड गोल्ड मेड अप 41% ऑफ इंडियाज़ टोटल इंपोर्ट्स। तो टोटल इंपोर्ट्स का जो पार्ट है उसका 41% ये दोनों ही कवर कर लेते हैं, एक ऑयल और दूसरा गोल्ड। दिस इंक्रीज टू 45% इन 2021-22। तो 21-22 में ये जो है 45% हो गया और
ये जो 16-17 में था 41%, लेकिन 21-22 में 45% हो गया। एंड इन अप्रैल मई दिस ईयर देयर कंबाइंड शेयर वाज 52%। और इस साल की बात हो रही है अप्रैल मई का, तो दोनों का कंबाइंड शेयर 52% हो गया। मतलब इम्पोर्ट्स जितने भी चीज़ों का इंपोर्ट हम कर रहे थे उसमें से ऑयल और गोल्ड का शेयर 52% हो गया। 40% ऑयल एंड 11% गोल्ड। ए पॉसिबल स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज में इंक्रीज द डिमांड एंड प्राइस ऑफ गोल्ड। तो while the Ukraine war and sanctions on Russia while might keep oil prices high। तो ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हुई है कोरोना पेंडेमिक, या इधर फिर एक यूक्रेन की जो यूक्रेन वार जो छिड़ गया उसके कारण रसिया का जो ऑयल है उस पर भी सैंक्शन लग चुका है। तो इस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हुई है और इससे डिमांड बढ़ा है गोल्ड का। तो डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। और यूक्रेन वार और जो रसिया के ऑयल पर सैंक्शन लगा है उसके कारण जो है ऑयल का प्राइस थोड़ा हाई हुआ है। तो इसी को ग्राफ से भी दिखाया गया है कि इंडियाज इम्पोर्ट्स कमोडिटी वैल्यू ये बिलियन डॉलर में है सारा। ये रेड वाला जो है ये आपका क्रूड एंड प्रोडक्ट्स का है, फिर ये ब्लू वाला बुलियन एंड प्रीशियस स्टोन्स का है, और ये ग्रीन वाला अदर आइटम्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारा चीज़ का जो इम्पोर्ट है इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ देखिए ऐसे आया ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ये ब्लू वाला भी ऊपर। तो सारे चीज़ का चाहे वो हम प्रीशियस स्टोन्स की बात करें, जेम्स की बात करें, या फिर अदर आइटम्स की क्रूड और उसके प्रोडक्ट की बात करें, तो सारे चीज़ का इम्पोर्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो ये एक रीज़न है कि रुपया जो है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में गिरा है। इट इज़ वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करेंगे उतना आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो थोड़ा कमज़ोर होगा, फॉरेन रिजर्व कमज़ोर होगा और हमारे पास डॉलर घटते जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि रुपया हमारा कमज़ोर होगा। दूसरा यहाँ पर रीजन आर्टिकल में दिखाया गया है कि MNCs सेंडिंग प्रॉफिट्स होम। तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वे प्रॉफिट को अपने होम कंट्री भेज रहे होंगे, ऐसा भी है। तो पढ़ते हैं इसको, मोर इंडियंस वर्क ओवरसीज़ देन फॉरेनर हेयर्स। हम जानते हैं कि जितना हमारे देश में फॉरेनर्स काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो ओवरसीज में वर्क करते हैं, विदेश में काम करते हैं। द मनी इंडियंस एब्रॉड सेंड होम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द रूपी। अब वहाँ जो भारत से बाहर कमाने जाते हैं वे अपने घर पैसा भेजते हैं, इससे क्या होता है कि रूपी का डिमांड बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है। इनफैक्ट रेमिटेंसेज बाय इंडियंस have so far been more than profits foreign companies and banks sent to their home countries। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो इंडियंस हैं विदेश में रहते हैं और वे जो अपने देश को पैसा भेजते हैं वो जो है फार बिन मोर देन बहुत ज़्यादा रहा है जो यहाँ से विदेशी कंपनियाँ ले जाती है अपने होम कंट्रीज़ को, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ले जाते हैं पैसा को अपने होम कंट्रीज़। तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिमिटेंसेज आता है वो बहुत ज़्यादा है। बट वाइल द रिमिटेंसेज बाय इंडियंस हैव डबल्ड इन द पास्ट 15 years, द रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स टू फॉरेन लैंड्स हैज इंक्रीज 7 times। तो इधर हम देख रहे हैं कि 15 साल में जो है डबल हुआ है रिमिटेंसेज आना, लेकिन यहाँ से जो मनी जा रहा है फॉरेन वो 7 times बढ़ चुका है। हालांकि 7 times बढ़ा है लेकिन अभी भी वह कम है जो रेमिटेंसेस आ रहा है, फिर भी वो 7 times बढ़ गया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया गिरा है। इसको ग्राफ में भी दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं नेट इनकम बिलियन डॉलर में है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड बैंक। तो 2007-8 में था -5 और 2021-22 में यहाँ पर देख रहे हैं -37। एक्चुअली ये 5 बिलियन डॉलर है और ये 37 बिलियन डॉलर है। तो नेट इनकम दर्शाया गया है, 7-8 में मात्र 5 बिलियन डॉलर जा रहे थे, लेकिन इधर जो 37 बिलियन डॉलर वहाँ जा रहे हैं, मतलब फॉरेन कंपनीज अपने होम कंट्री ले जा रहे हैं। तो इसमें उस समय जो था 2007-8 के समय 5 बिलियन डॉलर था, लेकिन 21-22 में देखते हैं तो ये 37 है। तो 5 to 37 ये लगभग 7 times है। तो यही आर्टिकल में लिखा गया है, द रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स टू फॉरेन लैंड्स हैज़ इंक्रीज 7 times। अब यहाँ पर हम लोग रेमिटेंसेज का बात करते हैं, इसको भी आर्टिकल में ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। नेट ट्रांसफर्स बिलियन डॉलर, मोस्टली रिमिटेंसेज सेंट बैक बाय इंडियन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिमिटेंसेज के रूप में 2007-8 में जो है
बिलियन हमारे कंट्री को प्राप्त हुआ। ये नेट ट्रांसफ़र है, $42 बिलियन, और 2021-22 में $80 बिलियन। तो ये मात्र दुगना हुआ है। 42 इंटू 2 तो 42 दूनी 84 होता है, लेकिन यहाँ 80 है, तो लगभग में ये दुगना बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो फ़ॉरेन को हमारे देश से पैसे जा रहे हैं वो 7 गुना बढ़ा है। फिर भी अभी कम है, ये 37 जा रहे हैं, तो $80 बिलियन हमारे देश में भी आ रहे हैं। तो ये सब रीज़न हो सकता है जिसके कारण रुपी जो है वो बहुत कम हुआ है, डॉलर के रिस्पेक्ट में बहुत गिरा है। और एक रीज़न ऊपर में ही दिया हुआ था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो है, व्यापार का जो घाटा है, बहुत बढ़ रहा है। तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स इम्पोर्ट्स हायर देन एक्सपोर्ट्स। तो ये हमेशा रहता है कि गुड्स में हम लोग हमेशा डेफिसिट में चले जाते हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो 15 सालों में और बढ़ा ही है। इट मोर देन डबल्ड फ्रॉम $91 बिलियन इन 2007-8 टू $196 बिलियन इन 2012-13। तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा है तो ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बढ़ा है। 7-8 में $91 बिलियन का डेफिसिट था, लेकिन 12-13 में वही $196 बिलियन हो गया 2012-13 में। दैट इट डिक्लाइंड स्टीडली टू $112 बिलियन। फिर धीरे धीरे घट के आया $112 बिलियन पर 2016-17 के आसपास। द ईयर ऑफ डीमोनिटाइजेशन, तो यही साल हम जानते हैं कि 2016 में ही डीमोनिटाइजेशन हुआ था। तो उस समय थोड़ा सा डिक्लाइन आया था ट्रेड डेफिसिट में। However, with the exception of the lockdown years, when it fell due to reduced trade, the deficit has again increased. तो लॉकडाउन में तो ट्रेड ही कम गया था, तो जब ट्रेड ही कम जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट पक्का है कि कम हो जाएगा। तो लॉकडाउन के समय में भी देखा गया था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ, डीमोनेटाइजेशन के समय थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जब जब ट्रेड बढ़ा है तब तक हमने देखा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है इंडिया के लिए कि सर्विस सेक्टर में हम लोग हमेशा ट्रेड सरप्लस के सिचुएशन में रहे हैं। ऑल्दो इंडिया हैज़ ए ग्रोइंग ट्रेड सरप्लस इन सर्विसेज, इट्स नॉट एनफ टू कवर द ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स। दिस हैज़ टेकन ए टोल ऑन द रुपी। लेकिन हम सरप्लस में हमेशा रहते हैं कि सर्विस सेक्टर में, बट ये उतना भी ज़्यादा नहीं है कि गुड्स में जो हमको वस्तुओं के लेन देन में जो हमको घाटा हो रहा है उसको हमारा सर्विस सेक्टर मैनेज कर पाए, उसको बैलेंस कर पाए। तो इसको ग्राफ के द्वारा भी दिखाया गया है। ग्राफ में देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट राइजिंग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2007-8 में जो था नेट सर्विसेज ट्रेड $बिलियन, और नीचे में दिया हुआ नेट मर्चेंटाइज ट्रेड $बिलियन। तो नीचे में गुड्स वाला दिया हुआ है जो वस्तुओं को हम लोग खरीदते और बेचते हैं, ऊपर में सर्विस सेक्टर का दिया हुआ है जीरो से जो ऊपर है। तो हम देखते हैं कि ये तो सरप्लस में रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर हमेशा सरप्लस में रहा है। 7-8 में भी देखिएगा तो $39 बिलियन हम लोग प्लस थे सर्विस सेक्टर में, लेकिन इसमें जो था मर्चेंटाइज ट्रेड में हम लोग निगेटिव थे, मतलब $91 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चल रहा था। फिर यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं 12-13 के आसपास भी तो मर्चेंटाइज जो डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, $196 बिलियन हो गया था। लेकिन उस समय भी हम सर्विस सेक्टर में प्लस में ही थे, $65 बिलियन। उसमें हम लोग सर्विस सेक्टर में सरप्लस चल रहे थे। ये जो है 2016-17 का समय डीमोनेटाइजेशन का पीरियड है, तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट थोड़ा घटा था, लेकिन सर्विस सेक्टर उस समय भी बूम की थोड़ा इंक्रीज किया था। और अभी हाल फिलहाल में देखते हैं 21-22 में, तो यहाँ पर मर्चेंटाइज डेफिसिट जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट वो $189 है, जबकि सर्विस सेक्टर में हम अभी भी सरप्लस चल रहे हैं, ट्रेड सरप्लस है हमारा, और हुआ है $108 बिलियन। तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। यह आर्टिकल अच्छा लगा था, इसलिए हम सोचे कि इसको शेयर किया जाए। और भी इसके कुछ रीज़न दिए गए हैं, जैसे एफपीआई भी बहुत फैक्टर होता है जो कि डॉलर और रुपये का जो वैल्यू है उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर है कि एफपीआई इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंडेबल। तो एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इस पर हम हमेशा डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कभी उससे बहुत पैसा आ जाता है, फिर बहुत पैसा निकल भी जाता है, मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारे देश में जो फॉरेन लोग हैं 3 तरह से मेनली इन्वेस्ट करते हैं। एक एफडीआई के थ्रू,
द डॉलर कम्स इन नॉट ओनली थ्रू ट्रेड एंड रेमिटेंसेज बट ऑल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो तीन तरह से, एक हो गया कि एफडीआई हो गया, और दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, और तीसरा एक होता है एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिर्फ ट्रेड और रिमिटेंसेज के थ्रू ही हमारे देश में डॉलर नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि एफडीआई के द्वारा भी आते हैं, एफपीआई के द्वारा भी आते हैं, एफआईआई के द्वारा भी आते हैं। तो ये तीन तरीके इधर हो गया, दो उधर, एक ट्रेड हो गया व्यापार, और दूसरा रेमिटेंस, जो बाहर गया है कमाने के लिए विदेश, वो अपने देश में पैसा भेजता है। तो ये 5 तरीका हो गया जिससे डॉलर हमारे देश में आता है। तो इधर हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो एफडीआई जो होता है कि एफडीआई इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन मनी इन लोकल बिजनेस। तो एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एफपीआई जो है इन्वेस्टमेंट डन थ्रू शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स इन द स्टॉक मार्केट। तो एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म का आपको इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एफपीआई जो है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है, शेयर एंड स्टॉक में लगाया जाता है। ए significant chunk of FPI is foreign institutional investment FII done by pension funds। तो FII जो इसी का पार्ट है, FPI का ही, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसी का जो कुछ चंक जो है, कुछ क्या यहाँ लिखा है कि सिग्निफिकेंट चंक मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट FII ही होता है FPI का। तो इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि पेंशन फंड्स में आया, या म्यूचुअल फंड्स में आया, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिलता है। तो एफआईआई भी एफपीआई का ही एक पार्ट है। तो ईटीसी इन 2020-21 इंडिया गेंड $44 बिलियन थ्रू एफडीआई एंड $36 बिलियन थ्रू एफपीआई। बट इन 2001-21-22 में क्या हुआ कि एफपीआई विथड्रू $17 बिलियन। तो 21-22 में जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था $17 बिलियन हमारे यहाँ से विथड्रू कर लिया। तो इससे भी मार्केट को एक झटका लगा। आइए इसको भी ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ में बड़े ही अच्छे ढंग से इसको समझाया गया। नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन डॉलर बिलियन। तो 2007-8 में जो था, यहाँ देख रहे हैं $27 बिलियन था। फिर देखते हैं कि ये 8-9 है, तो इसमें 14 बिलियन विड्रॉ कर लिया गया। और इधर हाल फिलहाल का देखते हैं, ये 2021 का डाटा है। 2021 में $36 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया गया एफपीआई के थ्रू। और फिर देखते हैं कि 21-22 में $17 बिलियन विड्रॉ कर लिया गया। तो इससे भी एक असर पड़ा कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर पड़ा, डॉलर हमारे यहाँ घट गया। और हमारे पास जैसे डॉलर घटेगा वैसे ही रुपया कमज़ोर होते जाएगा। Rising interest rates in the US and Europe are not now driving the exodus of FPIs। तो हुआ क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको अपने ही देश में उनके अमाउंट पर बढ़िया इंटरेस्ट मिलने लग गया, वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो वे यहाँ से पैसा निकाल के सोचे क्यों बाहर में लगाया जाए, अपने ही देश में क्यों ना लगाया जाए। तो इस तरह से जो है पैसा $17 बिलियन बाहर हो गया 21-22 में। अब यहाँ पर देखते हैं एफडीआई का क्या सिचुएशन रहा है। तो एफडीआई में भी सिचुएशन जो है थोड़ा सा एफडीआई में भी घटा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2021 में $44 बिलियन का एफडीआई आया था, लेकिन 21-22 में देख रहे हैं कि घट के $39 बिलियन रह गया है। तो इसमें भी पैसा घटा है, एफडीआई में भी, एफपीआई में भी घटा है। तो ये सब जो है हमारे रुपये को कमज़ोर कर रहा है। अब यहाँ पर जो है एट द बॉटम लाइन, ये लास्ट में जो कंक्लूजन है इसको हम लोग देखेंगे। ऑल दाउ इंडिया हैज़ हायर इंटरेस्ट रेट्स देन ऑल डेवलप्ड इकोनॉमीज, ए वीकेनिंग रूपी कैन मेक इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव। जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत रहता है, लेकिन रुपया जो कमज़ोर पड़ रहा है तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो होते हैं, जो विदेश में जाके बस गए हैं, हैव बीन विड्रॉइंग दियर मनी फ्रॉम इंडियन बैंक्स। तो अपने देश से वो लोग पैसा निकाल रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। द नेट विड्रॉल ऑफ बैंकिंग कैपिटल फ्रॉम इंडिया वाज $21 बिलियन इन 2020-21 एंड while the net of bank deposits increased by $7 billion in 2021-22, it is much lower than the earlier years। तो इसको भी ग्राफ में जो है दिखाया गया है
कि एनआरआई जो यहाँ पर पैसा लगाते थे उन्होंने बहुत विड्रॉ कर लिया है, 20-21 में कर लिया, चूँकि उनको वहाँ ही इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लगा जहाँ वो बसे हुए हैं वही बैंक, तो सोचे यहाँ अपना पैसा क्यों रखा जाए। तो ये जो है कि 20-21 में $21 बिलियन यहाँ से विड्रॉ हो गया। यही आर्टिकल में लिखा गया है कि द नेट विड्रॉल ऑफ बैंकिंग कैपिटल फ्रॉम इंडिया बाज $21 बिलियन इन 2020-21। और उसके बाद जो है कि डिपॉजिट हुआ है 21-22 में डिपॉजिट हुआ, यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं, लेकिन मात्र $7 बिलियन डिपॉजिट हुआ है, मात्र $7 बिलियन। तो ये सब प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण जो है हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है डॉलर के रिस्पेक्ट में। दूसरा यहाँ है कि सिमिलरली कंपनीज दैट बाय इंडियन गुड्स थ्रू डिलेड पेमेंट ऑप्शंस लाइक सप्लायर एंड बायर क्रेडिट्स डिले पेमेंट्स इफ दे सी द रूपी वीकेनिंग। तो अब बहुत सारा कंपनी है जो इंडियन गुड्स को ख़रीदते हैं इस ऑप्शन, जैसे बायर क्रेडिट होता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड में होता है बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं वो लोग, पेमेंट को डिले कर दे रहे हैं, ये देखते हुए कि रुपया तो कमज़ोर हो रहा है, थोड़ा डिले और करते हैं। इन फैक्ट द नेट ऑफ लोन्स मोस्टली बायर एंड सप्लायर क्रेडिट increased significantly in 2001-2022। तो यहाँ पर ये जो लोन है बहुत बढ़ा है, ये एक तरह से लोन ही होता है। जब हम बायर्स क्रेडिट, जैसे हम किसी देश में कुछ खरीदने जाते हैं, इंपोर्ट करने जाते हैं, तो वहाँ का बैंक हमें एक लोन की तरह ही कुछ सम देता है वस्तु को खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तो वैसे ही हमारे देश में भी अगर फॉरेनर कुछ लेने आते हैं तो यहाँ का बैंक उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ है कि बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पेमेंट जो है डिले कर रहे हैं कंपनी जो है। तो यहाँ पर इसी को ग्राफ के द्वारा भी दिखाया गया कि नेट लोन $बिलियन मोस्टली कमर्शियल बोरोइंग्स एंड बायर एंड सप्लायर क्रेडिट। तो ये जो लोन था कि 20-21 में मात्र $7 बिलियन था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 21-22 में ये जो है $34 बिलियन हो चुका है। तो कंपनी जो यहाँ से कुछ खरीद के ले गए हैं उन्होंने पेमेंट को डिले कर दिया थ्रू डिलेड पेमेंट ऑप्शन। तो इससे क्या हुआ है, इससे भी एक प्रभाव पड़ा है कि हमारे पास डॉलर जो है वो घटा है। अनदर साइन ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट डिक्लाइनिंग रुपी इज दैट इम्पोर्टर्स स्टार्ट डिलेइंग पेमेंट्स। इसी चर्चा कर चुके हैं कि जो इम्पोर्टर्स हैं वो स्टार्ट डिलेइंग पेमेंट्स टू होल्ड ऑन टू फॉरेन करेंसी। दिस ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन 2021-22। तो यही सब रीज़न है जिसके कारण जो है डॉलर के मुकाबले रुपया जो है इधर बहुत कमज़ोर हुआ है। ये पूरा आर्टिकल इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया था, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया रोज़ पढ़ते होंगे तो आपके पास ये संडे को जो पेपर आया था उसमें मिल जाएगा, और इस ग्राफ को एग्ज़ाम में भी दर्शाया जा सकता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।